नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अविनाश सिंह। मुद्दा है आजकल की 50% हाई कोर्ट जजेस सीनियर जुडिशियल मेंबर्स के साथ कनेक्टेड हैं। लॉयर्स की और जजेस की एक साठ गांठ चलती है। कोलिजियम सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो 35 मेंबर्स हैं जो पूरी की पूरी जुडिशरी को कंट्रोल करते हैं। अविनाश भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। देखिए, जुडिशरी का जो मामला है ये गायत्री जी बहुत लंबे समय से उठ रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। दो तीन बातें आप समझ लीजिएगा। भारत में किसी भी नौकरी के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उसका कोई गजट निकलता है, उसकी कोई नोटिस निकलती है कि भैया यहाँ इतनी वैकेंसी खाली है, इस टाइम पे इंटरव्यू होगा या इसका पेपर होगा या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, कुछ भी हो, इस तरीके से निकलता है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए इस तरीके की कोई वैकेंसी, कोई नोटिफिकेशन, कुछ नहीं निकलता। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात समझिए, उसी जुडिशरी व्यवस्था में जब लोअर जुडिशरी में आप आती हैं तो वहां पे एग्जाम भी होता है, वहां पे इंटरव्यू भी होता है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस होते हैं, वहां पे एग्जाम भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। मतलब लोअर लेवल पे तो होता है, लेकिन हायर लेवल पे जहां से फैसले का इंपैक्ट पड़ता है सरकारों पे, आम पब्लिक पे या बनाए हुए। अब लोअर जुडिशरी किसी कानून को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, हायर जुडिशरी कर सकती है। वहां पे इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। मैं बहुत पहले भी कहता रहा हूं और मैं फिर से इस बात को कहता हूं कि गायत्री जी, मान लीजिए आपका बेटा है या आपकी बेटी है, वो आपसे पूछे कि माता जी, मम्मी, मदर, आप ये बताइए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज कैसे बन सकता हूं, आप नहीं बता सकती। आप इस सवाल का जवाब ही नहीं दे सकती। जबकि कहा जाता है कि जो चीज प्रत्यक्ष होती है उसका जवाब देना आसान होता है, और यह तो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट का मामला है। अच्छा, एक चीज, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए उसका फाइनेंस भी इंडिपेंडेंट जाता है, उसका फाइनेंस जुडिशरी को दे दिया जाता है। जुडिशरी क्या करती है उसके बारे में कोई पूछता जांचता नहीं है। जुडिशरी के अंदर जो अपॉइंटमेंट होते हैं, तो जजेस हैं, आप इसको हटा दीजिए मैडम, जजेस को थोड़ा किनारे करिए। जुडिशरी में जो और भी अपॉइंटमेंट होते हैं, वो अभी अपॉइंटमेंट उन्हीं के द्वारा होते हैं, उन्हीं के अपने लोगों के द्वारा ही होते हैं, उन्हीं का अपना कमीशन, उन्हीं की अपनी जो होती हैं। आप बताइए, जुडिशरी में जो हायर जुडिशरी है, वहां पे सरकार कब नोटिफिकेशन निकाली कि यहाँ पे इतने लिपिक की जरूरत है, यहाँ पे इतने स्टेनोग्राफर की जरूरत है, यहाँ पे इतने सहायक की जरूरत है। जजेस के सहायक भी होते हैं जो फैसले लिखते हैं, और वो काफी पढ़े लिखे होते हैं, वो भी लॉ की डिग्री लिए हुए होते हैं। सुना है आपने कभी? नहीं, वो भी उन्हीं के पास में है। और खुद का अपॉइंटमेंट, विश्व में भारत की जुडिशरी एकमात्र हायर जुडिशरी, लोअर की बात नहीं कर रहा हूं, हायर जुडिशरी एकमात्र जुडिशरी है जहां पे अपॉइंटमेंट खुद का खुद ही लोग करते हैं, जज का जज करते हैं। इतना भी लोग नहीं समझते कि कम से कम वैकेंसी तो प्रदर्शित कर दीजिए, वॉक इन के लिए कौन कौन आया उसका डेटा तो दे दीजिए, आपने जो सिलेक्शन किया उसके बारे में तो बता दीजिए, क्या देखा आपने। तो कहते हैं नहीं, ये सब गोपनीय है, ये हम नहीं बताएंगे कि हम सिलेक्शन किस बिहाफ पे करते हैं लोगों का। आप बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया इसलिए गया था ताकि कोई व्यापारी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चंदा दे या कम दे या ज्यादा दे तो पॉलिटिकल पार्टियों को उसके बारे में पता ना हो, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड जहां से आता था वहां पे वो उसका टैक्स भरता था, और जिसके पास आता था वो उसकी चीजों को आईटी डिपार्टमेंट में और चुनाव आयोग को बताता था। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि देखिए ये आरटीआई एक्ट 2005 का उल्लंघन है, और फटाफट फटाफट सब बताइए कि पैसा किसके किसके पास से, किसके किसके खाते में कहां कहां से आया है। वो तो पहले आरोप लग रहा था कि भाजपा ने सब पैसा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड से, वो तो पता चला कि सब पॉलिटिकल पार्टियों ने खूब मोटा मोटा पैसा लिया, खूब मोटा मोटा चंदा लिया है। इसलिए कुछ दिन मैटर चला, अब शांत हो गया। सुप्रीम कोर्ट को सरकार, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टी, सबका सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का किसी को कुछ पता नहीं होना चाहिए। सवाल पूछेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कैसे सवाल पूछते हैं, आपको नोटिस भेज दिया जाएगा कि आप अदालत में आइए और आकर के कंटेम्प्ट का सामना करिए। खुद से सोचिएगा इस बात को। तो ये स्थितियां हैं,
और ये मैं आपको रिसर्च बता रहा हूं, 2014-15 में एक सीनियर लॉयर मुंबई हाई कोर्ट का, उसने ये मात्र 2013 के डेटा के आधार पर यह निकाला है। कॉलेजियम 90s से चल रहा है गायत्री जी, कॉलेजियम से पहले जो चीजें चल रही थी वो तो और भयावह थी, वो और भयावह थी। पता चला कि कोई व्यक्ति गवर्नर बना हुआ है, वो जाकर के जज बन जाता था। समझ रही है, जज गवर्नर बन गया है, बड़ी बात नहीं है। गवर्नर था और जज बन गया डायरेक्ट। कैसे बन गया भगवान जाने। तो ये भी स्थितियां होती थी इस देश में। अब हाई कोर्ट में 50% और सुप्रीम कोर्ट में 33% जजेज चंद घरानों के बेटे भतीजे भर्ती हैं उसमें। अच्छा, जज का बेटा जज बना, हायर जुडिशरी में बना, सुप्रीम कोर्ट में बना, आप तुरंत पकड़ लेंगी गायत्री जी, तुरंत पकड़। जैसे डीवाई चंद्रचूड़ के जो पिता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। डीवाई चंद्रचूड़ सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जज है। इस तरीके के खन्ना साहब भी रिश्तेदारी में आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, जो वर्तमान में है, उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन गायत्री जी सोचिए, कोई नामी वकील है और वो मद्रास हाई कोर्ट में है और उसका बेटा पटना हाई कोर्ट में जज है। आम आदमी कैसे जानेगा इसको, कैसे जानेगा इसको? नहीं जान सकता वो। आप समझ रही है ना इस बात को? तो ये वाला नेक्सस तो कम है। मैं आपको बता रहा हूं, लगभग आप इसमें 20-30% और जोड़ लीजिए। हाई कोर्ट को 70% पहुंचा दीजिए और सुप्रीम कोर्ट को 60% पहुंचा दीजिए वर्तमान स्थिति में। ये आप इस स्थिति को समझिएगा। अच्छा, एनजेएसी 2015 में सरकार लेकर के आई, नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन जो लेकर के, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर के आई 2015 में मोदी सरकार। उसने कहा कि जब आप सिलेक्शन करेंगे तो मेजोरिटी में सुप्रीम कोर्ट के जज ही रहेंगे, लेकिन एक पक्ष इस देश का विपक्ष भी रहेगा, एक पक्ष सिविल सोसाइटी के भी लोग रहेंगे, जिसको सब लोग मिलकर के चुनेंगे सिविल सोसाइटी, और एक पक्ष सरकार रहेगी, तब अपॉइंटमेंट होगा। एनजेएसी को 5 जज बैठे, बोले हम नहीं मानते हैं तुम्हारे एनजेएसी को। अब बताइए सरकार के पास क्या है, सरकार क्या करेगी इस पे? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे महाभियोग लगा के हटा दो। महाभियोग जब लगेगा इस देश में किसी जज के ऊपर, तो उसकी जांच प्राइमरी जज करेगा, और जब वो जज कहेगा कि इस पे महाभियोग लगाओ तभी महाभियोग चलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको बर्खास्त कर दो। किस कानून के तहत बर्खास्त कर देंगे आप भाई? ये तो वो ईदी अमीन का देश नहीं है ना, क्या तानाशाह बन जाइए, या इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का दौर नहीं है ना कि आप जजेस को कुछ समझिए मत, उठा करके फेंक दीजिए बाहर। आज एक फैसला आया है SC ST के ऊपर, बहुत लैंडमार्क फैसला है, लेकिन तथाकथित समाज के ठेकेदार क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणवाद का है, कॉलेजियम हटाओ। और यही सारे ठेकेदार एनजेएसी जब आया था तब कह रहे थे कि मोदी सरकार जुडिशरी में इंटरफेयर कर रही है, मोदी सरकार अपने जज रखना चाहती है। ये वही दोगले लोग थे, ये वही दोगले लोग थे। जितना अंडल मंडल है ना, जितने ट्विटर पे फेसबुक पे आप देखते होंगे दिन भर जो बातें करते हैं, यही कहते थे कि मोदी सरकार जुडिशरी में इंटरफेयर करना चाहती है, और यही आज कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम खराब है। CJI चंद्रचूड़ को ये लोग पूजते हैं देवता की तरह, और फैसला आ गया तो कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण जज है, इसको हटाओ, ये तोड़ना चाहता है समाज को। ये जो दोगली मानसिकता है, इसी दोगली मानसिकता के खिलाफ लड़ना है सही लोगों को। और मैं फिर से दोहरा देता हूं, जिसको लगता होगा कि इसका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, उसका इंटरफेयर नहीं हो जाना चाहिए। बहुत सस्ते तरीके से लोग टिप्पणी कर देते हैं कि जुडिशरी में सरकार नहीं होनी चाहिए, जुडिशरी में फलाना नहीं होनी चाहिए, जुडिशरी में ठिकाना नहीं होनी चाहिए। इस देश का बजट, इस देश में आरक्षण, इस देश में सारे मानक, इस देश में रोड, इस देश में हॉस्पिटल, इस देश में शिक्षा, इस देश की सुरक्षा, सब सरकार तय करती है। न्यायालय में अगर सरकार का एक पक्ष बैठ जाएगा, एक पक्ष, क्या दिक्कत है? तो फिर सीबीआई के अपॉइंटमेंट में जज साहब का क्या काम, बताइए भाई? सीबीआई के अपॉइंटमेंट, सीबीआई के टॉप ऑफिसर के अपॉइंटमेंट में एक विपक्ष का नेता बैठता है, एक सत्ता पक्ष का नेता बैठता है, व्यक्ति बैठता है जो भी सांसद या जो भी नियुक्त हो, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं। उनका क्या काम है भैया सीबीआई के अपॉइंटमेंट में? एग्जीक्यूशन बॉडी का मामला है ना। लेकिन
सरकार हस्तक्षेप भी नहीं कर रही थी, एक कमीशन बना रही थी कि देखो जज साहब लोग, आप लोगों के बहुत ऊपर बहुत लोड है और हर समय जज ट्रांसफर करने होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती है, एक कमीशन बन जाए जो ट्रांसपेरेंट तरीके से होए। जब कोई अविनाश सिंह या कोई गायत्री मिश्रा या कोई भी XYZ व्यक्ति या पूछे या उसके बेटे बच्चे पूछे कि पापा मम्मी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज किस परीक्षा के द्वारा बनते हैं, कहां तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर में विकास दिव्य कीर्ति के यहां तैयारी करना पड़ेगा कि अवध ओझा बकैत के यहां तैयारी करना पड़ेगा, किसके यहां तैयारी करके हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं? है किसी के पास जवाब? किसी के पास जवाब नहीं है गायत्री जी। समस्या यह है कि जिसने जहां कब्जा किया वो वहां से हटना नहीं चाहता है। राजनेता जो होते हैं उनके ऊपर आरोप लग जाता है कि फलाने का बेटा फलनवा है, वो नेता बना है, उसको फिर भी जनता चुनती है। राहुल गांधी ठीक है सोनिया गांधी के बेटे हैं, राहुल गांधी ठीक है राजीव गांधी के बेटे हैं, लेकिन फाइनली 5 साल बाद मैदान में आते हैं और जनता उनको चुनती है। कम से कम जनता के पास यह अधिकार तो है कि हम उसको वोट देकर के जिताते हैं। जज साहब लोग, अरे जो कॉलेजियम है उसी को तो ट्रांसपेरेंट कर दो, बता दो कि भैया आपने कौन सा सवाल पूछा, आपने कैसे उनको रखा, आपने उनके कितने जो केसेस वो लड़े हैं पिछले 10 साल में, जो एक क्राइटेरिया बनाया है कि 10 साल होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए हाई कोर्ट के लिए। तो जो 10 साल में उन्होंने केसेस लड़े और केसेस में जो उसने तीर चलाए, वो तीर और केसेस भी रख दो जनता के सामने, भैया ये केस लड़े और इन्होंने एकदम लैंडमार्क केस लड़ा, बता दीजिए, उसके 10 वीडियो कर दीजिए कि पता तो चले कि कोर्ट में क्या बोलते हैं ये जज साहब। लेकिन नहीं, किसी को इन सब चीजों से गायत्री जी नहीं मतलब है। मतलब ये है अपने अपने सुविधा के हिसाब से अपनी अपनी बातों को उठाते रहिए। 2012 में मैं आपको बताता हूं, अब ये जो जज साहब, ये जो वकील साहब है, इन्होंने अब आप सोचिएगा, इन वकील साहब की भी बताता हूं, एक कलाकार हैं ये वकील साहब, ये कर लिए 2014 में, समझिएगा, ठीक है। इन वकील साहब का नाम है नेदुम्पारा, ठीक है, मैथ्यूज जे नेदुम्पारा। मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने रिसर्च कर लिया, देखिए कितने अच्छे वकील हैं। आप सोचेंगे कि बताइए ये बढ़िया वकील साहब है, इन्होंने खुद रिसर्च करके बताया कि 50% हाई कोर्ट में और 33% सुप्रीम कोर्ट में रिश्तेदार हैं जज, ठीक। यही नेदुम्पारा साहब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द करने के लिए याचिका लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यही है, यही साहब, समझ गए। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बरकरार रखने के लिए दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है। दुष्यंत दवे बड़े वकील हैं, मोदी सरकार के खिलाफ रहते हैं, हमेशा खिलाफ रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा और खड़े होकर के कहा सुप्रीम कोर्ट में कि मिलाट जुडिशरी को ट्रांसपेरेंस करना है तो एनजेएसी बढ़िया है। ये वही दुष्यंत दवे हैं जो सरकार के खिलाफ 370 पे भी थे, 370 को बहाल करने पे मोदी सरकार के खिलाफ थे दुष्यंत दवे। आप इसको भी समझिएगा। तो ये जो खेल है ना, अब मैं आपको एक लेटेस्ट जानकारी देता हूं, एकदम नई न्यू जानकारी, एकदम लेटेस्ट है, और सुनेंगे आप तो कहेंगे कि वाह क्या जज साहब है। मतलब सीजीआई चंद्रचूड़ 11 नवंबर के आसपास रिटायर हो जाएंगे चीफ जस्टिस के पद से, ठीक, आई थिंक मैं अगर गलत ना हूं तो इसी साल। उसके बाद चीफ जस्टिस बनेंगे संजीव खन्ना साहब। वो ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, 7-8 महीना रहेंगे। उनके अदालत में एक मामला आता है सतेंद्र जैन का, शराब का नहीं, घोटाले का नहीं, सतेंद्र जैन के चुनाव का मामला आता है, ठीक। सतेंद्र जैन के चुनाव का मामला क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है डॉक्टर एसपी बस्त। वो कहता है कि सतेंद्र जैन ने जो चुनाव लड़ा वो प्रभावित करके लड़ा, दुनिया भर की चीजें बताता है वो व्यक्ति जो डॉक्टर एसपी बस्त है, कि वो भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ा रहता है, और वो कहता है कि भैया ये जो चुनाव लड़े धनबल से अधिकारियों को प्रभावित करके दुनिया भर की चीजें लगा देता है। दिल्ली हाईकोर्ट कहती है कि डॉक्टर एसपी वत्स के लगाए हुए आरोप सही है सतेंद्र जैन पे, समझिएगा इसको। अब यह मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब दिल्ली हाईकोर्ट से सजा हो चुकी है सतेंद्र जैन को एक तरीके से, ठीक।
सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो जस्टिस खन्ना की बेंच में जाता है। दरअसल बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक। जस्टिस खन्ना की बेंच में जाता है, जस्टिस खन्ना सुनवाई से मना कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि सुनवाई से क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि डॉक्टर एसपी वत्स का एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जिसके गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन है डॉक्टर एसपी वत्स, जिन्होंने सत्येंद्र जैन पे आरोप लगाया। और इस इंस्टीट्यूट में संजीव खन्ना का बेटा कभी पढ़ा था। सुनिएगा, इस इंस्टीट्यूट में जिसके गवर्निंग काउंसिल है डॉक्टर एसपी वत्स, इसमें संजीव खन्ना जी का बेटा कभी पढ़ा था। तो ये कहते हैं कि चूंकि इस इंस्टीट्यूट में मेरा बेटा पढ़ा है इसलिए मैं इस केस की सुनवाई नहीं करता हूं। तो सीजीआई चंद्रचूड़ साहब क्यों नहीं कह देते कि चूंकि इसी कोर्ट में मेरे पापा चीफ जस्टिस थे इसलिए मैं इसमें चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा। भाई बेटवा तो अभी नहीं पढ़ रहा है ना। डॉक्टर एसपी वत्स उसका इंटरनल मार्क नहीं रोक पाएंगे, उसका इंटरनल मार्क्स नहीं रोक पाएंगे, उसकी मार्कशीट नहीं रोक पाएंगे, पढ़ पुढ़ के निकल गया। अब खन्ना साहब सीजीआई बनने वाले हैं, 60 साल से अधिक उनकी उम्र है, एक बीटेक एमबीए का कॉलेज है, पढ़ के बेटा निकल गया। तो कह रहे हैं कि बेटा चूंकि वहां पढ़ा है इसलिए मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा। ये क्यों नहीं कह देते कि चूंकि मेरे रिश्तेदार भी दिल्ली हाई कोर्ट या फलाने हाई कोर्ट या यहां सबके रिश्तेदार हैं कोर्टों में, ये बात जान लीजिएगा आप गायत्री। और जिसको इन्फ्लुएंस करना होगा ना वो लायर टू लायर इन्फ्लुएंस कर लेगा, और जिसको नहीं करना होगा, अगर बाप जज की कुर्सी पे बैठा है और बेटा वकील है तब भी वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। समझिएगा इसको, नहीं होगा इन्फ्लुएंस। तो इतना तो ध्यान रखा संजीव। अब लोगों ने कहा वाह क्या महान जज है सर, सर की महानता तो बड़ी अपरंपार है। सर इसलिए महान है क्योंकि बताइए कभी एक उनका बेटा पढ़ता था इसलिए केस की सुनवाई से अलग हट गए, और वो केस अभी तक पेंडिंग है। तो ये जो कहानी चल रही है, इस कहानी का अध्याय कैसे कम होगा? सेलेक्टिविज्म और सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जब तक लोग प्रश्न उठाएंगे तब तक ये गायत्री जी कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैं फिर से पूछ देता हूं, जो दर्शक नए जुड़ेंगे, कि आपका बेटा और आपका बेटी या आपका भाई आपसे सिर्फ इतना प्रश्न करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप नहीं बता पाएंगे। यही कॉलेजियम का सबसे बड़ा फेलियर है, यही कॉलेजियम की सबसे बड़ी दिक्कत है ना। अभी आपसे गायत्री जी, आपसे आपका बेटा पूछे कि मम्मा नेवी में जाना है, आप बता देंगे खटखट खटखट। आप बोलेंगे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, आप ये भी बता देंगी। आपका बेटा पूछेगा कि भारत का प्रधानमंत्री बनना है, आप तुरंत बता देंगी कि बेटा पार्टी बनाओ या किसी पार्टी में शामिल हो जाओ, फिर वहां मेहनत करो, फिर सांसद होंगे, सांसद तुम्हारे पक्ष में होंगे, जब 2/3 बहुमत होगा तुम्हारे पास तो तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे। देखिए बनना और नहीं बनना अलग चीज है, रास्ता तो उसको पता है। गायत्री जी आप पूछेगी कोई भी पद हो भारत का कि इसको बनने के लिए क्या करना है आपको, आप बन जाएंगे। और ये तो इतना बड़ा पद है जहां से न्याय होता है, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा ना। कहा जाता है 35 परिवारों का पूरी की पूरी जुडिशरी के ऊपर कब्जा है जी। हाँ उन परिवार कैसे हैं, इसको सिर्फ परिवार तक मत सीमित रखिएगा। जैसे किसी के बुआ, फिर उसके मामा, फिर मामा के बेटे की बहू के मायके पक्ष वाले, ठीक है, इसको समझते जाइएगा। जैसे 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 मेरे मामा है और मेरे मामा के का बेटा है और उनकी पत्नी है, तो अगर मामा का बेटा बड़ा है मुझसे तो वो मेरी भाभी लगेंगी, तो भाभी के मायके वाले भी तो है ना। ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट है। अरे एक जैसा तो बिटिया का अपॉइंटमेंट कर दिए थे अपने। अच्छा आप बताइए कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में किसका बेटा जज बना है, नहीं पता होगा आपको, खोजेंगी तो भी नहीं मिलेगा। अच्छा जज का तो पता भी कर लेंगे इधर उधर से, सब सारे जजेस की लिस्ट पढ़ करके, किसी सीनियर बड़े वकील का बन गया तो फिर कैसे पता करेंगे, कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो आप 35 छोड़ दीजिए,
रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होंगे जो इस जुडिशरी के, अब देखिए जब आप जब जस्टिस और न्याय जुडिशरी और इस तरीके की बातें करती तो दो बातें ध्यान रखिएगा, एक होता है बार, एक होता है बेंच। ये दोनों मिलकर के जुडिशरी बनते हैं, अकेले अकेले बेंच जुडिशरी नहीं है, अकेले अकेले बार जुडिशरी नहीं। और मैं आपको बता दूं, जो बढ़िया वकील हैं इन्हीं सब वजह से उनको तो मौका ही नहीं मिलता है। जो बढ़िया वकील है जिनके पीछे अगर बैकअप नहीं है किसी का तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा, कतई मौका नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ है कि बहुत एनजेएससी पे बहुत सवाल उठने लगे हैं तो एक आध जज पिक कर लिया जाता है कहीं उसको दिखाने के लिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई को पिक किया गया है तो बताया जाता है कि दलित जज हैं और ये है, ऐसे है, ये बड़ा नीचे से आए हैं, बड़ा ऊपर से उठ के आए हैं। अरे संजीव खन्ना साहब के बारे में बता दीजिए कहां से उठ के आए हैं अपने चीफ जस्टिस सर के बारे में बता दीजिए। फैसला क्या देते हैं नहीं देते हैं वो उसका वो सवाल नहीं है गायत्री जी। सवाल ये है कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, और सरकार करना चाहती है तो ये पूरी ताकतें क्यों खड़ी हो जाती हैं उसके खिलाफ। ऊपर से आप सोचिए कि जो हमारी भाषा नहीं उस भाषा में सुनवाई होती है, जो हमारी भाषा नहीं है। अरे सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का तो संस्कृत में करिए, हिंदी में करिए, तमिल में करिए, तेलुगु में करिए, मलयालम में करिए, पंजाबी में करिए, कन्नड़ में करिए, बंगाली में, अवधी में, मैथिली में, इतनी भाषाएं हमारे देश में। दुनिया में किसी एक कंट्री के अंदर अगर सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं तो भारत के अंदर, और नोटिफाइड 22 भाषाएं हमारे देश के अंदर, उसमें करिए ना आप, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, सुनवाई किस पे होगी? इंग्लिश में। अब थोड़ी सी शर्म आई है लोगों को तो लोग कहने लगे अब ट्रांसलेशन होगा और ये होगा वो होगा, फलाना होगा ढिकाना होगा है? मैं पटना हाई कोर्ट का सुन रहा था, एक वकील गया हाई कोर्टों में, कुछ कुछ जगह हाई कोर्टों में व्यवस्था है कि आप हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे पटना हाई कोर्ट में भी थोड़ी बहुत हिंदी में हो जाती है चर्चा। उसके अलावा अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में हो जाती है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में हो जाती है। तो एक जज साहब थे, तो जब वकील साहब हिंदी में बोलने लगे तो कह रहे हैं मेरे को हिंदी नहीं आती, मेरे को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में करो, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में करो। वकील भी अड़ गया, बोला कि आपको नहीं आती है आपकी प्रॉब्लम है, मैं पिछले 40 साल से हिंदी में ही बहस कर रहा हूं इसी हाई कोर्ट के अंदर और हिंदी में ही करूंगा, आपको नहीं सुनना है तो केस ट्रांसफर कर दीजिए। बिफर गए जज साहब, कहे भैया क्यों नहीं हो सकती है? अच्छा बताइए, शर्म की बात नहीं है, सारी बात छोड़ दीजिए, ये शर्म की बात नहीं है कि एक व्यक्ति को उसकी भाषा में भी न्याय ना मिले? भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो करता है ना गायत्री जी, गायत्री जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, तमिल में जजमेंट लिखा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्यों नहीं लिखा जा सकता? हाँ, जिसका इंपैक्ट पूरे देश पे पड़ने वाला हो गायत्री जी, पूरे देश पे पड़ने वाला हो, उस पे आप कोई एक भाषा चूज कर लीजिए, उसमें बहुत दिक्कत नहीं, मैं मानता हूं, चलिए ठीक है। लेकिन दो व्यक्तियों के लैंड का डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वह व्यक्ति रहने वाले तमिलनाडु के हैं तो फैसला क्यों इंग्लिश में लिखा जाना चाहिए? वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं तो फैसला क्यों इंग्लिश में लिखा जाना चाहिए उनका? क्यों? और बहस क्यों इंग्लिश में होनी चाहिए? भैया आप सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाएंगे ना तो इतना बड़ा बड़ा डिक्शनरी का लंबा लंबा वर्ड चलता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि बहस मेरे तरफ से वकील कर रहा है कि दूसरे की तरफ से कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही। और तर्क सुनेंगे तो माथा पीटेंगे, कहेंगे कि अरे भैया तू हिंदी में बात कर ले, इस वकील से तो बढ़िया तर्क मैं दे दूंगा। सही बता रहा हूं गायत्री जी। अभी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी को अलाउ कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के वकीलों को अलाउ कर दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ही अपनी अपनी भाषाओं में बहस करने के लिए। जितने धुरंधर वकील है ना सब अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो वकील है, अच्छा वकील है ना गायत्री जी, उसकी एक खासियत है, वो वास्तव में जमीन से जुड़ा हुआ है, वो वास्तव में साइकिल से और बाइक से अपनी प्रैक्टिस शुरू किया है। उसको पता है कि ये झगड़ा क्यों है, क्योंकि वो उसी पृष्ठभूमि से आता है। यहां वाले तो लंदन अमेरिका से पढ़ के आएंगे, इनको लगेगा अरे फलाने आ गए, अच्छा ये खड़े हो गए, अरे बहुत बड़े वकील 20 लाख लेते हैं, तो 20 लाख वाला नेक्सस कैसे टूटेगा? बताइए आप, आधा घंटा बोलने के लिए 20 लाख लेते हैं, गजब हाल है भाई। क्यों लेते हैं? क्या मतलब है उसका?
अच्छा चलिए आप लेते हैं, आप बहुत योग्य हैं, लोग देते हैं तो आप लेते हैं, उस पर भी बहुत कुछ नहीं करना है। लेकिन जिस दिन आपने इस देश की भाषाओं में अदालतों में प्रैक्टिस की इजाजत दे दी, ये जितने खानदानी वकील हैं ना, सबका बुरिया बिस्तरा बच जाएगा। गायत्री जी एक बात जान लीजिएगा आप, है वही ना। बात तो अपनी जी लिख रहे हैं कि जिन वकीलों की वकालत अच्छी चलती है वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं, और ऐसे वकील जज नहीं बनना चाहते क्योंकि जज की सैलरी एक अच्छे वकील की इनकम से बहुत कम है, राइट। उसकी वहीं पे हाँ केशव अग्रवाल भी लिखते हैं, गायत्री मैम। अच्छा, ये मैं टॉपिक कवर करूंगी केशव जी, आप परेशान ना हो, आप करना है ये वाला टॉपिक। और वहीं दोबारा इनका अपनी जी का वो कमेंट है, वाला टॉपिक अगर मैंने किया हुआ है, मोहित खान वाला, देख लीजिएगा जिसको देखना होगा मेरे चैनल पे। फैक्ट अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट, उस पे उन्होंने मोहित खान पे शो किया हुआ है, प्लीज उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और उसको भी जाकर देखें आप। और अभी जैसे बताया, योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी बुलडोजर चला रहे हैं मोहित खान के उस पे, और मोहित खान पे एक लड़की का नहीं 70 से 80 हिंदू लड़कियों के साथ सेम चीजें करने का मामला सामने आ रहा है। ये मिस्टर सिन्हा करके है, ट्विटर इन्फ्लुएंसर है। अच्छा एक भैया लिखे हैं कि अगर जज बनना है तो पहले अच्छा वकील बनो, वकील ही जज बनता। बिल्कुल भैया, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। किस बात से सहमत नहीं हूं मैं? ये बात सही है कि वकील ही जज बनता है। आप अच्छा वकील बनो और जज बनोगे, यह क्राइटेरिया कहां है? आप बताइए ना, डीवाई चंद्रचूड़ साहब कितने बढ़िया वकील थे और कितने नामी वकील थे जज बनने से पहले। आप बताइए ना, खन्ना सर कितने बड़े वकील थे और कितने नामी वकील थे और कितने बड़े बड़े केसेस लड़े हैं जज बनने से पहले। आप वकील बनो, 10 साल प्रैक्टिस करो, एलिट वर्ग में घूमो, एलिट वर्ग मतलब जुडिशरी के एलिट वर्ग में घूमो, और आप अगर रिश्तेदार निकल गए तो कॉलेजियम सिस्टम से आप कभी जज बन जाओगे। ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया नहीं कि अच्छा वकील बनो आप जज बन जाओगे। हाँ, आपको जज बनना है निचली जुडिशरी में तो आप जाओ, आप तैयारी करो। उत्तर प्रदेश के हो तो पीसीएस जे की तैयारी करो। पीसीएस जे इसलिए लगता है क्योंकि जुडिशरी सर्विस के लिए होता है। वहां पे आप पेपर क्वालिफाई करो, उसके बाद आप इंटरव्यू दो, इंटरव्यू क्वालिफाई करो, मेरिट में आओ और लखनऊ आकर के ट्रेनिंग करो, उसके बाद आप जुडिशरी में जज बन जाओगे निचली। जी थैंक यू अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट, उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरा तो ऑल्टरनेट मीडिया, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमें कंट्रीब्यूट करें, हमें फाइनेंशियली वायबल बनाएं, क्योंकि हम बहुत दिनों से ये काम करते आ रहे हैं और हमने अपना एक रेपुटेशन बनाया। हमारी जितनी भी एनालिसिस हुई है, आई थिंक 90% तकरीबन ठीक आई है। कोई एक आध गलती हो गई हो तो अलग बात है। सो हमें भी आप सपोर्ट दें, सहयोग दें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।